प्यारे बच्चों, कैसे हो और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की 10+2 अलीगढ़ और जामिया के लिए। तो आइए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है सर्कल। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जल्दी खत्म कर देंगे टॉपिक वाइज, तो इसलिए टॉपिक और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आप अगर जामिया और अलीगढ़ के लिए सिलेक्शन चाह रहे हैं 11th में साइंस स्ट्रीम से, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ में मेरा साथ देना होगा। आपको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चंस जितने भी लेक्चर्स में 10+2 के लिए डाल रहा हूँ, आप लिटरली देखते चले जाएं। अगर आपने सारे लेक्चर मेरे थ्रू देख लिए तो एक तो आपका बेस फाउंडेशन जो बिल्कुल गला हुआ है, खराब भी बहुत सारे बच्चों का अच्छा होगा, वो सही हो जाएगा और उसके बाद आप एक एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे। आपको दिक्कत नहीं आएगी आपके एग्जाम में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसको खत्म कर देते हैं सर्कल को। सबसे पहला आता है, देखो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ये है सर्कल कहते किसको हैं। हमसे कह रहा है कि आपके पास देखो सर्कल कहते किसको, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे पॉइंटों का सेट जिसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग इक्वल डिस्टेंस आए, वही कहलाता है सर्कल। तो ये है द सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट्स इन अ गिवन प्लेन which lie at a fixed distance from a fixed point of a plane is known as circle। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका सेंटर है, तो इस पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, ये सब इक्वल डिस्टेंस पर है ना, इस O से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो बना है, ये जो गोल गोल बना है, इसी को सर्कल कहते हैं। ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस रखते हैं सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखते हैं और उसी को आप कहते हो रेडियस, ठीक है। ये जो बाहर वाली है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, जिनको आप कहते हो रेडियस, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और आती है, कोड किसको बोलते हैं। कोड क्या होता है, आप सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को जोड़ो, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को आप किसी लाइन से जोड़ो, तो वो जो लाइन है ना वो कहलाएगी कोड। तो ये ए बी जो हो गई वो कोड हो गई, जो पेरीमीटर के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला रही है पेरीमीटर पर ही, ठीक है। अब एक बात आती है कि सबसे बड़ी कोड किसको कहते हैं। तो डायमीटर जो होती है ये सबसे बड़ी कोड है। आप यहां से देखो, एक लाइन ड्रॉ करो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रही है, लेकिन ये सेंटर से पास होकर जा रही है, तो ये भी कोड है। लेकिन इस कोड को स्पेशली कहा गया है डायामीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, मैक्सिमम सबसे बड़ी कोड होती है, ठीक है। ये वाली बात समझ लिया आपने। इसके बाद आता है कोसेंट्रिक सर्कल्स किसको कहते हैं। को का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो वो कोसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। जैसे कि ये दोनों सर्कल मैंने ड्रॉ किए, लेकिन दोनों का सेंटर जो है वो यही है, तो ये दोनों सर्कल आपस में कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है और इस तरह से बनाया गया है कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों पॉइंट्स है वो सर्कल के ऊपर है, तो ऐसे सर्कल को बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इंपॉर्टेंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम्मेशन हमेशा 180 डिग्री होता है और इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, θ1 और θ2। तो आप कह सकते हैं θ1 + θ2 = 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने समझ लिया। अच्छा, एक चीज और आती है, वो आती है सीकेंट। सीकेंट किसको बोलते हैं, ये एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के अंदर से निकल के जाती है किन्हीं दो पॉइंट को टच करते हुए, तो इसको बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जब भी आप सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो किसी एक पॉइंट से आप जब सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जाती है किसी एक पॉइंट को टच करते हुए, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। ये सर्कल को टच करते हुए जाएगी, बाहर से टच करते हुए जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पर कवर किए गए हैं। सीकेंट किसको बोलते हैं, सीकेंट ऑफ द सर्कल बताया था अभी आपको। अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। अच्छा, टेंजेंट किसको बोलते हैं, जो सर्कल को पास करके जाती है, सर्कल को एक्चुअल में टच करके जाती है किसी एक पॉइंट पर, वो कहलाती है टेंजेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट कितने पॉइंट को टच करके जाती है सर्कल के, तो सिर्फ एक पॉइंट को। तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी, आप इसको अच्छे से पहचान लो। लाओ इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि थियोरेटिकली आपका टाइम वेस्ट हो चैप्टर समझने में। बेसिक चीजें हैं, मैं जितने हद तक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही समझो, और इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो जा सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मेरे साथ साथ। There is only one tangent at a point
ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करी है तो वो सिर्फ एक पॉइंट से अगर आपने खींची है तो वो एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है एक ही पॉइंट से। ये वाली बात कहना चाह रहा। अब देखो, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का एक स्पेशल केस है। सीकेंट क्या होती है, वो भी सर्कल को सर्कल के अंदर से जाती है लेकिन वो दो पॉइंटों को टच करके जाती है, लेकिन टेंजेंट एक पॉइंट को टच करके जाती है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड, अगर इसके दोनों एंड पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, इट मींस ये जो है यहां पर टच होकर जा रही है एक ही पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट कहलाएगी। देखो, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर एंड विद वैराइंग रेडियाई आर नोन एज कोसेंट्रिक सर्कल। समझा देता कोसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में अच्छे से। अब इसके बाद आता है कि अगर देखो, मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी आपको बता दिया, कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको समझाया पीछे वही है। इसके बाद अब जो आता है वो आता है थ्योरम। इंपॉर्टेंट जो है ना वो थ्योरम है। अगर आपने थ्योरम में बारीकी से समझ ली तो आपका काम बन जाएगा। पहली थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट जो होती है ना वो रेडियस का परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? रेडियस का परपेंडिकुलर। आपको ये याद करना समझ के। मैं कह रहा हूं कि आपने इस सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, आपने सेंटर से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डाला। जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो आपने देखा कि ये परपेंडिकुलर जस्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और परपेंडिकुलर बनाएगा भी 90 डिग्री का एंगल। तो आपको जो मैं बता रहा था वो यही बता रहा था कि ये परपेंडिकुलर होता ना, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता। तो वही था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सर्कल बनाया, ये सेंटर है ये, और टेंजेंट ऐसा बना दी और फिर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट तो इस पॉइंट पर बनी हुई है और आपने टच करा दिया इस पॉइंट को, तो ये गलत हो गया। तो आपको परपेंडिकुलर डालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? टेंजेंट जो है वो सर्कल के क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। अब दूसरी बात, अगर ये टेंजेंट है तो ये लाइन आपने खींची है ना, ये जस्ट परपेंडिकुलर होती है। दोनों तरीके से पूछता। देखो यहां आ जाएगा, एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। बहुत बार समझा दिया, किसी एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। ये भी पूछ सकता है कि सर्कल पर कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर। सर्कल पर इनफाइनाइट, देखो ये कर दी मैंने, ये भी कर दी, ये भी कर दी, ये भी कर दी, तो मैं इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं सर्कल पर। लेकिन किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा रही है ना, किसी एक ही पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट जा रही है, तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर पूरे सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करने का मसला बन जाए तो आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगली थ्योरम पढ़ेंगे अच्छे से। अगली थ्योरम क्या है? इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, मिटाओ और इसको लो ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती हुई चले आपके, क्रिस्टल क्लियर। क्या है अगली थ्योरम? ये बोल रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मेरे पास ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने इस सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ करी है। एक टेंजेंट गई है ये और एक टेंजेंट गई है ये दो टेंजेंटें ड्रॉ की गई हैं। अब दोनों टेंजेंटें ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल ये है, देखो सर्कल को टच करती हुई जा रही हैं। अब आपने दोनों टेंजेंटें ड्रॉ कर ली, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में अब मैंने सिर्फ ये लिया जहां पर इसने टच किया, इसको यहां पर भी टच हुआ, यहां पर भी टच हुआ, तो आपने देखा ये क्या है? P है और ये क्या है? R। तो ये हो जाएगा PQ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जहां पर टच हो रही है, जहां पर परपेंडिकुलर बन रहा है, रेडियस जो है इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बना रही है, P से मैंने इस लेंथ को देखा, तो ये हो गई PR और ये हो गई PQ। तो ये हमेशा इक्वल होती है। क्या होता है? हमेशा इक्वल। एक चीज और बता दूं, अगर थ्योरम में नहीं आए तब भी आप समझ लेना, ये जो पॉइंट है ना, ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट जो है, इसका जो एंगल बन रहा है ना, ये जो है ये एंगल बाइसेक्ट कर देती है। अगर ये मेरे पास पूरा थीटा है तो ये हो जाएगा ऊपर वाला θ/2 और नीचे वाला भी हो जाएगा θ/2, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर बाहर वाले पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती है। ये बात हो गई थ्योरम। इसके बाद अगली थ्योरम देखो, ये वाली थ्योरम समझ में आ गई। अगली थ्योरम देखो समझ में आएगी वो भी आपको। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला आपने,
कहां से परपेंडिकुलर डाला आपने? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब क्या है, आपके पास एक सर्कल है और आपके पास एक कोड है। कोड क्या होती है? सर्कल के सरकमफ्रेंस से, या फिर आप ये कह सकते हैं सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को आप बोलते हो कोड। लेट अस सपोज कि सर्कल का सेंटर ये है। अब यहां से आपने इस कोड पर परपेंडिकुलर डाला। जब आप इसको परपेंडिकुलर डालोगे तो ये परपेंडिकुलर जो है ना इस कोड को दो हिस्सों में तोड़ देगा। अगर पूरी ये 10 की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो पता चला 5 ये हो गई और 5 ये हो गई। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता। क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन कह देगा कि ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये कितना होगा, और ये दिखा देगा सिर्फ ऐसे। तो जाहिर सी बात है जब ये 90 डिग्री है तो ये जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर डला हुआ, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कोड को 2 हिस्सों में तोड़ देता। तो ये ऐसा आपको समझना है, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट, तोड़ देती है 2 हिस्सों में कोड को, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, पहले इसको मिटा देते हैं, एक एक चीज बारीकी समझो। इसके बाद है थ्योरम। अगली थ्योरम, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। अब देखो बात वही आगे घुमा के, ये सेंटर है, ये कोड है, कोड का ये बीच वाला पॉइंट है। बीच वाले पॉइंट को आपने सर्कल के सेंटर से जोड़ा, बीच वाले पॉइंट को। अभी ये नहीं कह रहे कि आपने सर्कल के सेंटर से डाला लाइन, आप इस कोड के बीच वाले पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ रहे हैं। तो हमसे कह रहा है सर्कल के सेंटर से अगर आप जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आ जाएगी। देखो यही कह रहा है, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर of a circle to the midpoint of a chord is the perpendicular to the chord। कोड के वो परपेंडिकुलर आ जाती है लाइन। तो ये जो लाइन आपने मिड पॉइंट से सर्कल के सेंटर को जोड़ी है तो परपेंडिकुलर। तो वाइस वर्सा इसका ही कन्वर्स है, नीचे वाला इसका ही कन्वर्स है, ठीक है। तो ये दोनों आपने थ्योरम अच्छी समझ ली, एक ओरिजिनल थी तो दूसरा उसका कन्वर्स थी। इसके बाद अगली थ्योरम आती है जो ये कह रहा, देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपसे पूछने लगे कोई कि सर्कल को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलोगे 3 पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। आप कहोगे कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। लेट अस सपोज कि आपके पास ये 2 पॉइंट है, तो आपने इन दोनों पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऐसे भी ड्रॉ हो सकता है ये सर्कल, ये ऊपर को भी ड्रॉ हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 3 पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं तो इन पर एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। मैंने अच्छे से नहीं बनाया, अच्छे से बनाएंगे तो 3 पॉइंट जो होंगे वो सर्कल के ऊपर होंगे। तो सर्कल जो है, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, नॉन कोलिनियर का मतलब समझ में आता, जो तीनों एक लाइन में ना हो, नॉन कोलिनियर, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है 3 की। तो ये भी आपने अच्छे समझ लिया, बहुत अच्छे समझ लिया। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। चलो आगे देखते हैं, अगली थ्योरम क्या है। अगली थ्योरम आपसे क्या बोल रही है, थोड़ा सा बड़ा कर लो। अगली थ्योरम आपसे बोल रही है, इक्वल कोर्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स। बहुत अच्छी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। आपके पास ये 2 सर्कल है और ये कोड है दोनों की, और ये दोनों के सेंटर है। आपने यहां पर परपेंडिकुलर डाला। अब जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर डालोगे। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल वर्ड निकल गया क्योंकि ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग। एक आपके पास सर्कल ये है, एक सर्कल ये, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हूबहू सेम, बिल्कुल सेम, कुछ बदला हुआ नहीं है, दोनों सेम है। अब मैंने ये सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, ये भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला। अब ये कोड है, ये भी कोड है, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास ए है और ये डिस्टेंस है बी, तो ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होती हैं, कहने की बात है ये। तो बात तो सही है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कोड भी इक्वल है, तो सेंटर से डिस्टेंस भी कोड की इक्वल ही होंगी। तो कोई नई बात तो है नहीं, अचंभित कर देने वाली बात। तो थ्योरम ये भी एंड हो चुकी है, इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं ये, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम का भी मैंने विनाश कर दिया। अगला क्या इसी के अंदर और पढ़ते हैं। देखो, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका कन्वर्स करोगे तो बात तो वो की वही निकल कर आ रही है। चीजें समझ ली हमने अच्छे से, बस एक बार में ही। इसके बाद अगला थ्योरम आ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अगला थ्योरम क्या कह रहा है आपसे,
थ्योरम इंपॉर्टेंट, कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है लगभग सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनके कोड, कोड बना लेता हूं, ये कोड मैंने बना ली। हमसे कह रहा कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स। देखो ये कोड है जो है ना सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो बात तो वो की वही है, अब ये दोनों कोड आपस में इक्वल होंगी। भाई ये कोड है, अगर मैं सेंटर से, सर्कल के सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, परपेंडिकुलर फेंका है मैंने कोड पर, और वो परपेंडिकुलर दो सर्कल के लिए सेम आया, लंबाई सेम है, तो जाहिर सी बात है उन कोडों की लंबाइयां भी सेम होंगी। अगर ये एक कोड अगर ऊपर ले लूं और एक कोड नीचे ले लूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगी। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है तो कोडों की लंबाइयां भी सेम होंगी। तो ये वाली बात कहना चाह रहा, कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल। यही तो बात थी, कोड से क्या होंगे आपस में इक्वल होंगी। तो बात समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां ऐसा समझ लो आप, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो ऐसा आ जाएगा। लेट अस सपोज कि मैंने ये कोड ले ली, परपेंडिकुलर डाला, अब देखो ये परपेंडिकुलर में फर्क है ना, जब फर्क है तो कोडों की लंबाइयां भी अलग अलग होंगी, और जब फर्क नहीं है तो कोडों की लंबाइयां भी सेम होंगी, क्योंकि सर्कल जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। होप सो क्लियर, होप सो क्लियर, बहुत अच्छे से। इसके बाद आता है अगला थ्योरम। अगली थ्योरम क्या कह रहा है, इसको थोड़ा मिटा इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं और, क्योंकि स्पेस बनता चला जाएगा। अगला आपसे बोल रहा है थ्योरम ऑफ एनी टू कोड्स ऑफ अ सर्कल शो द वन विच इज नियर टू द सेंटर इज ग्रेटर। बहुत अच्छी बात। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर ये है, अब मैंने एक कोड बना दी ये और एक कोड बना दी ये सर्कल के सेंटर से, अब मैंने दोनों पर परपेंडिकुलर फेंका, ये ओ सेंटर है। अब मुझे बताओ सर्कल के सेंटर से मैंने दोनों पर परपेंडिकुलर डाला है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है, तो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होती है वो कोड उतनी ही बड़ी होती है। अब देखो ये बड़ी वाली कोड है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम आई है, ये छोटी कोड है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा आई है। तो यही कह रहा है ऑफ एनी टू कोड्स, किन्हीं दो कोडों के लिए, ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की, शो द वन विच इज नियर टू द सेंटर, सर्कल के सेंटर के जो पास है वो कोड जो होती है वो बड़ी होती है। क्या होती है, वो बड़ी होती है। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई, मैंने समझा दिया। चलो भाई, इसका कुछ कन्वर्स है क्या? कोई कन्वर्स नहीं है, अगली थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हो गया, इसको ऊपर फेंको, खिसकाओ ऊपर को, चल 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 खिसक जा, चल निकल तू भी, ठीक है। इसके बाद है थ्योरम अगली थ्योरम ये बोल रही है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की कोई आर्क है, वो एंगल सबटेंड कर रही है। मैं सर्कल बना लेता हूं, सर्कल की कोई आर्क, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक ए बी आर्क है, ए बी आर्क है, इसका कलर चेंज करता हूं, ये ए बी आर्क है। ये आर्क जो है यहां पर कुछ एंगल बना रही है, लेट अस सपोज कि थीटा बना रही है। तो हमसे कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर पर वो डबल होता है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओहो हो, कहने की बात यह है कि यहां पर जो एंगल बना है, यहां पर जो एंगल बना है वो थीटा है, और ये जो बाकी पार्ट है, ये जो बाकी पार्ट है, ये जो एंगल बनाएगा यहां पर वो इसका डबल बना देगा, मतलब 2 थीटा। ठीक है, तो ये वाली बात बहुत अच्छी है। ये थीटा बनाया है तो रिमेनिंग पार्ट यहां पर क्या बनाएगा, सेंटर पर 2 थीटा एंगल बनाएगा। बहुत अच्छा। अगले थ्योरम देखो, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर दो सेम सेगमेंट है, सेगमेंट सेम है, सेम सेगमेंट है, मैं ऐसा ले लेता हूं, ये सर्कल है, सर्कल का मैंने एक सेगमेंट ले लिया ये, और इतना ही बड़ा सेगमेंट मैंने ले लिया ये इधर, दोनों सेगमेंट ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, सेगमेंट सेम है, तो ये एंगल जो बनेंगे ये इक्वल बनेंगे सर्कल के सेंटर पर। सेम सेगमेंट सेम एंगल बनाते हैं, तो ये भी अच्छा था। टू एंगल एनी। अगली थ्योरम के अंदर देखो, अगली थ्योरम में आपसे ये कह रहा, बैटरी डाउन हो गई थी भाई मेरी। अगली थ्योरम में आपसे ये कह रहा द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर आपके पास एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया, एक आधा सर्कल है, और उस आधे सर्कल के अंदर आपको अगर एंगल बनाना है तो कुछ इस तरह से आप ट्राइंगल बनाओ। पहला तो ट्राइंगल बनाओ, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर ही एंगल बनेगा। आपने ट्राइंगल बना दिया तो ये जब भी आप ट्राइंगल बनाते हैं और जब भी आप इस एंगल को चेक करते हैं तो ये आपको हमेशा 90 डिग्री मिलेगा, हमेशा 90 डिग्री। अगर आप सेमी सर्कल के अंदर एंगल देखोगे ट्राइंगल का
तो वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल, ये कहना चाह रहा है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देगा तो आप ध्यान रखना 90 डिग्री है। आपको ये दे देगा x और ये दे देगा 20, तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, 70। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रैक्टिस कराऊंगा तो मजा आएगा, प्रैक्टिस में देखेंगे भाई, अभी तो प्रैक्टिस नहीं करा रहे, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अगली थ्योरम आती है, अगली थ्योरम आती है द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मैंने बता दिया था, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री, ऐसे ही इन दोनों का सम ये भी 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका समेशन जो होता है 180 डिग्री होता है। चलो ये भी हमें पता है। इसके बाद क्या है, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आइदर पेयर, कोई से भी दो पेयर का 180 डिग्री होगा, तो मतलब अपोजिट का ले लो या एडजेसेंट का ले लो, वो भी 180 डिग्री देगा। अगली थ्योरम क्या है, अगली थ्योरम ये कह रही है इफ द सम ऑफ एनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल देन द, अरे छोटा सा है, कट गया भाई, कट गया। आहा, यही है यार, क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो साइक्लिक है। ऐसे देखो, अब बस खत्म, जुकाम हो रही है, नाक बंद है साली। कहने की बात ये है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और आप किन्हीं दो एंगल्स को देख रहे हो, अपोजिट एंगल्स को देख रहे हो और 180 डिग्री आ रहा है, तो अगर 180 डिग्री आ गया तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। बस बात खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला है सपोज अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल ये है, इस ट्राइंगल का एरिया a दे रखा और इस a ट्राइंगल के एरिया के अंदर मैंने एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर दिया, ये इस तरह से। अब मुझसे कह रहा है इफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बी s, इस ट्राइंगल की जो सेमी पेरीमीटर है वो है s, और सेमी पेरीमीटर का मतलब समझते हो आप, अगर ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c है, तो ये a प्लस बी प्लस सी, इसका आधा कर दो, ये सेमी पेरीमीटर कहलाता। ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी का हाफ कर दो। तो हमसे कह रहा सपोज अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ऑफ एरिया a। ये ट्राइंगल का एरिया कितना है, a है, इसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड किया गया, बनाया गया है। इफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बी s, सेमी पेरीमीटर s है, तो हमसे कह रहा द रेडियस जो होगी वो एरिया अपॉन सेमीमीटर होगी, सेमी पेरीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल जो निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी एरिया ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स सेमी पेरीमीटर। ध्यान देना है, बहुत दमदार क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आधे बच्चे हिल जाएंगे, उनसे नहीं होगा। क्या कह देगा, आपको एरिया दे देगा और आपसे कह देगा कि इसकी सेमी पेरीमीटर ये है, एरिया दे दिया, ये गिवन है, और आपको सेमी पेरीमीटर दे दी, ये भी गिवन है। आपसे पूछेगा बताओ इसकी रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी, a अपॉन एस, रेडियस क्या हो जाएगी, a अपॉन एस। बहुत सारे बच्चे हिल जाएंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, ये लगभग हम एंड पॉइंट की तरफ को चल रहे हैं, धीरे धीरे हमारा ये हो जाएगा पूरा। चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बस इतनी काफ़ी है। ये एक थ्योरम थी, आप लोगों ने बहुत प्रूफ की होगी, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी 10th में, बहुत बार। आपको पता है ये P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और मैंने ये सीकेंट बनाई है और ये टेंजेंट बनाई है। दोनों में फर्क है, सीकेंट क्या होती है, सर्कल के अंदर से निकल के जाती है, जबकि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को टच करके जाती है। तो ये सर्कल के जो ऊपर जो टच करके जा रही है, जिसको आप टेंजेंट कह रहे हो, इसका स्क्वायर जो है, PT का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है PA इंटू PB के। PA की मल्टीप्लाई PB से कर देंगे। ध्यान देना, आपको कुछ भी दे देगा, आपको PA दे देगा, PB दे देगा, कुछ भी दे देगा, इन तीनों में से कोई दो चीज़ें दे देगा, तीसरी चीज़ पूछेगा। तो ये भी क्लियर हो गई। अब देखो, ये वाली बात मैं 1,00,000 बार समझा चुका हूँ। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पहले भी समझाया था, अब भी समझा रहा हूँ। 3 पॉइंट से मिलाकर आप सर्कल बनाते हो, तो आप ये कह सकते हो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट सर्कल फॉर्म कर लेंगे। ये बात ठीक है, कुछ गलत नहीं है, ये भी हो गया। इसके बाद हमसे कह रहा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क ने जो एंगल बनाया सर्कल पर, यार ये भी बता चुका हूँ, अगर सर्कल की आर्क सर्कल के सेंटर पे, ये आर्क अगर सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है तो रिमेनिंग आर्क 2 थीटा एंगल बनाएगी। बस बात खत्म, ये वाली बात थी।
अब इसके बाद में ये देखो, अगर आपने ये सर्कल है, ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, इन सर्कल की सबकी रेडियस आर है, इन सबकी रेडियस आर है। अगर नहीं दिख रहा है तो भाई रिजोल्यूशन बढ़ा दो अपना। इन सबकी रेडियस आर है और ये बीच में जो अंदर सर्कल बना है इसकी रेडियस अगर आपको निकालनी है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल ये हमेशा इक्वल होती है √2 - 1 इंटू कैपिटल आर। √2 - 1 इंटू कैपिटल आर, ये चीज़ें आपको एज इट इज जैसी लिख रही हुई हैं ऐसे ही याद कर लेनी है, क्योंकि ऐसे ही फायदा पहुंचाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। जरूरत पड़ेगी तो दिमाग लगाएंगे, जरूरत ना पड़ेगी तो दिमाग नहीं लगाएंगे। ऊपर देखो, अब ये भी हो गया। इसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर द आर्क। देखो ये दो आर्क हैं, इफ ए एंड बी आर द, सॉरी फॉर दैट, आर्क नहीं है, मैं ए और बी की बात कर रहा था, मैं आर्क दिमाग में लेके बैठ गया। नहीं, ए और बी जो है, ए जो है इसका सेंटर है और बी जो है इसका सेंटर है, और आपने ये सर्कल इस तरह से बनाए कि ये वाला सर्कल जो है वो ए के सेंटर से निकल के जा रहा है और ये वाला सर्कल जो है ये बी सेंटर से पास हो रहा है, कुछ इस तरह से। तो पास होने के बाद में फिर आपसे कह रहा है कि बताओ, फिर जब ये चीज़ें हैं और दोनों सर्कल की रेडियस सेम है तो ये जरा इसकी वैल्यू बताओ, ये कितना होगा, ये पेरीमीटर बताओ इसका कितना होगा। तो पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी ACBD की, ACBD, ये पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर। ध्यान देना 4/3 पाई आर। अभी मैंने पीछे सिखाया था, अगर 4 सर्कल हैं जिनकी रेडियस आर है और बीच में सर्कल बना हुआ तो √2 - 1 इंटू कैपिटल आर, ये हो जाएगी स्मॉल सर्कल की रेडियस। तो वैसे ये है, आपसे पूछा है कि इसकी पेरीमीटर बताओ, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर। अगर मैं सर्कल की पेरीमीटर पूछूं, सर्कल की पेरीमीटर कितनी होती है 2 पाई आर। कितनी होती है 2 पाई आर। परिधि, सरकमफ्रेंस, यही पेरीमीटर होती है 2 पाई आर। सीख लिया। चलो अगला क्या है, इफ द रेडियस ऑफ एन इंस्क्राइब्ड सर्कल इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बी आर, आर जो है वो इस इक्विलैटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी ईच एंड एवरी साइड क्या हो इक्वल हो। ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी। आपने एक सर्कल इंस्क्राइब्ड कर दिया इसके अंदर, तो आपसे क्या कह रहा, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा कि बताओ इफ द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बी आर, देन, तो उसकी जो रेडियस होगी, तो देखो अब आपसे पूछा है इसकी ईच साइड, हमसे कह रहा ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की हर एक साइड की वैल्यू बताओ वो कितनी होगी। तो ट्राइंगल की हर एक साइड की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी 2√3 इंटू आर। अभी पीछे आपने देखा था, मैंने आपको यहाँ सिखाया था, पीछे ये सिखाया था कि आपके पास एक ट्राइंगल है, लेकिन ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी अलग अलग साइड है। तो आइसोसीलस ट्राइंगल है, सॉरी स्केलियन ट्राइंगल है जिसकी ABC साइड है। आपसे पूछा था कि जो आपने सर्कल इंस्क्राइब्ड किया है जरा इसका बताओ। तो सर्कल जो इंस्क्राइब्ड किया है इसका बताना था, क्या बताना था, रेडियस। तो मैंने कहा कि जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के एरिया को उस ट्राइंगल की खुद की सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दो, आपको रेडियस मिल जाएगी। वैसे ही यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ईच एंड एवरी साइड इक्वल है, यहाँ पर सर्कल इंस्क्राइब्ड कर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो साइड होगी वो क्या होगी, 2√3 इंटू स्मॉल आर, 2√3 इंटू स्मॉल आर। तो ध्यान देना 2√3 इंटू स्मॉल आर आपको गिवन होगी अगर आपको साइड पूछेगा तो, ठीक है। एक चीज और याद रखो, बड़ी खास बात है, अगर पेरीमीटर सर्कल की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, क्वाड्रिलेटरल की, अगर मेरे पास ये ज्योमेट्री है, कौन कौन सी ज्योमेट्री बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, सर्कल बोला, 2D प्लेन के अंदर जो ज्योमेट्री बन रही है, क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस ले लो। चलो अगर इन सब की पेरीमीटर सेम है, क्या बताया मैंने, इनकी पेरीमीटर अगर सेम है तो आपसे अगर पूछा जाए कि एरिया सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ, इनकी पेरीमीटर सबकी सेम है तो एरिया बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, तो एरिया हमेशा सबसे ज्यादा सर्कल का होगा। तो लार्जेस्ट एरिया बनाएगा सर्कल, सर्कल सबसे बड़ा बनाया जा सकता है, इसका मतलब पेरीमीटर सेम है तो सबसे बड़ी ज्योमेट्री बनाई जा सकती है वो है सर्कल। होप सो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आके आपका लेक्चर हो जाता कंप्लीट। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैंने पॉइंट टू पॉइंट इस चैप्टर को समझाया है, पॉइंट टू पॉइंट। तो मेरी इस समझाने की मेहनत को, लाज को, इसकी लाज रख लेना।
अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से कमेंट एकदम चैप दो कमेंट बॉक्स में, वीडियो को शेयर कर दो दूसरों तक ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके म्यूचुअली आपकी तरह, और उसमें कहीं ना कहीं फिर आप सब्सक्राइब करवा दोगे तो मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा बेनिफिट तो आपको दिखाई नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं है।